हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। आज हम देखेंगे सीए फाइनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एफआर पेपर का इंडेक्स 109 है। उसमें हम टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल देखेंगे। इससे पहले हम हमारे क्लासेस का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। हम हमारे क्लासेस में आपको सीए के हर कोई लेवल की कोचिंग कराते हैं, सीए फाइनल, सीए इंटर और फाउंडेशन। इसी प्रकार का सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाउंडेशन। सीए और सीएस की बेहतरीन कोचिंग हम आपको देंगे और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आप हमें कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 800000282250। और इसी नंबर पे आप कुछ डाउट पूछना हो तो व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। और हमारी कंसल्टेंसी का इंट्रोडक्शन ऐसा है कि हम इस प्रकार की सेवाएं देते हैं, नॉन ऑडिटिंग सेवाएं जो देते हैं, जो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू की जो अटेस्टेशन सर्विस है उसके अलावा की सर्विस देते हैं, यानी कि ऑडिटिंग नहीं देते हैं या तो फिर सेक्रेटरी ऑडिट नहीं देते, लेकिन उसके अलावा जो भी इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी रिटर्न या फिर कंपनी लॉ का कोई भी मैटर हो, लीगल मैटर, वो सारे सॉल्यूशन हम यहाँ पे देते हैं। जैसे फेमा, एफएसएसआई हो गया, एक्सबीआरएल फाइलिंग हो गया कंपनी लॉ का। और कंपनी लॉ की फाइलिंग में एक बहुत ही नया एक पहलू और नया एक एरिया है एक्सबीआरएल फाइलिंग। उसमें एएस टेक्सोनॉमी और इंडेक्स टेक्सोनॉमी में भी हम काम करते हैं। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, फेमा रिलेटेड गाइडेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर में आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना हो, अपेडा निकालना हो या किसी भी प्रकार का आरसीएम से निकालना हो तो हम आपको सहायता करते हैं। उसके अलावा हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह का भी सहायता करते हैं। आपको कॉपीराइट या ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आरओसी फाइलिंग, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी फाइलिंग एंड लीगल मैटर। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अगर आपको कोई रिटर्न भरना हो, टैक्स प्लानिंग करना हो या लीगल मैटर हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, एक्सट्रीम प्रोसीजर्स, दैट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर की हम सहायता करते हैं। फिर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का कोई भी आपको कंप्लायंस करना हो, उसका कुछ प्लानिंग करना हो, हेजिंग करना हो तो भी हम आपको सहायता कर सकते हैं। और वैल्यूएशन की सेवाएं देता है हर प्रकार की असेट की। उसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, मर्चेंट आपको फाइंडिंग अ बायर और फाइंडिंग अ सेलर की सेवा देते हैं। और ईएसआई, पीएफ का कंप्लायंस जो भी आपको करना होता है, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड, ग्रेजुएटी, पीएफ, ईएसआई। फिर एफएसएसआई का लाइसेंस हम आपको निकाल के देते हैं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस भी देते हैं और स्टेट लाइसेंस भी देते हैं। और उसके अलावा अपेडा वगैरह जो भी आरसीएमसी होती है एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है, वो सेवाएं हम देते हैं। तो हम आप टॉपिक पे आ जाते हैं, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1 और जो सीए मॉड्यूल में दिया होगा है। तो उसमें पढ़ते हैं, एज अ पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर्स वाई कंपनी लिमिटेड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू लैंड टू इट्स एम्प्लॉइज सम्स ऑफ मनी एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट. The amount lent are to be repaid in 5 equal installments for principal along with interest. The market rate of interest is 10% per annum for comparable loans. While lent 16 lakh rupees to its employees on 1st January 2001. Following the principle of recognition and measurement as laid down in Ind AS 109, you are required to record the journal entries for the year ended 31st December 2001 for the transaction and also compute the value of loan initially to be recognized and amortized cost for all subsequent years. फिर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिए गए। तो देखो इसमें लोन कितने रेट पे दी गई है आपको, एम्प्लॉयज़ को 5% पे, और मार्केट रेट है और लोन का 10%, यानी कि एम्प्लॉय को 5% का डिस्काउंट है। और लोन कितने अमाउंट की है, 16 लाख की। 16 लाख वो कैसे चुकाएगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ढूंढने के दो तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको अब उसको 16 लैक्स की लोन है तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर लो और फिर हर साल का उसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाओ बैलेंसिंग फिगर में, तो आपको वो इक्वल इंस्टॉल मिल जाएंगे। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3,20,000 आता है। हम आपको पहले एक ग्राफ बताते हैं। वाई लिमिटेड है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिए, क्या दिए, लोन कितने रुपए की, 16 लाख रुपीज़ की। और उसके बदले में एम्प्लॉयज़ क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, 5% का इंटरेस्ट देंगे। और चुकाएंगे कैसे, इक्वल ईएमआई। तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 5, हर साल 3,20,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल चुकाएंगे और उसके अलावा उसके इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। तो ईएमआई ढूंढने के दो तरीके मैं बता रहा था। सबसे पहले आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो, जो प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स है तो आपको हर साल का एनुअल इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। और उसके अलावा आप दूसरा भी तरीका है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि 16 लाख रुपीज़ है, उसमें आप 5 ईयर्स का PVAF डालो, PVAF
5% एट 5 years। तो GT बटन दबाना होगा, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5, जो GT बटन आता है उसको यहाँ पे लिखना है। तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 4.3294766, तो ये आपका EMI आ जाएगा। तो करते हैं 16 लाख डिवाइडेड बाय 4.3294766, तो वो होता है 369,559, या फिर आपको 959 को 60 कर दो तो 36960, 369, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, तो दोनों तरीके से आप सम कर सकते हो। 369,560, ये आपका EMI का अमाउंट हो गया। फिर इसमें अलग से आपको इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप 3,20,000 से करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस तरह से बनेंगे। पहले हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले हाँ जी, इंस्टॉलमेंट ढूंढते, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो पहले साल वो, या फिर ईयर लिख रहे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये तो 3,20,000 कॉमन रहेगा, हर कोई इंस्टॉलमेंट में वो 3,20,000 प्रिंसिपल तो चुका ही रहा है। और पहले साल पे पूरे 16 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 16 लाख पहले साल के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 16 लाख, तो 16 लाख इंटू 5%, तो 80,000 हो गया। तो आपका इंस्टॉलमेंट कितने का बना, 3,20,000 प्लस 80,000, तो 4 लाख का इंस्टॉलमेंट बना। अब दूसरे पूरे साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा, 16 लाख माइनस 3,20,000, तो रहा 12,80,000। और 12,80,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5%, तो वो 64,000 का होगा। तो 3,20,000 प्लस 64,000, तो 3,84,000 का इंस्टॉलमेंट बना। फिर अब तीसरे साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 12,80,000 माइनस 3,20,000, क्योंकि पहले 2 बार तो 3,20,000 चुका दिए, तो 9,60,000 पूरे 9,60,000 पे पूरे तीसरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटू 5% करते तो वो आएगा 48,000। तो 3,20,000 प्लस 48,000, तो आपका इंस्टॉलमेंट बना 3,68,000। फिर चौथे साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग बना, 9,60,000 माइनस 3,20,000। तो चौथे साल के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा 9,60,000 माइनस 3,20,000, तो वो रहेगा 6,40,000। 6,40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने 3 हफ्ते तो चुका दिए 3,20,000 के। तो 3,20,000 के 3 हफ्ते होते 9,60,000, तो आधा चुका दिया, तो 16 लाख माइनस 9,60,000, तो आपका होगा 6,40,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 6,40,000 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 5%, तो हो गया 32,000। तो 3,20,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 3,52,000। और अब और एक हफ्ता चुका दिया, तो 6,40,000 माइनस 3,20,000, तो 3,20,000 पे ही 3,20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, जो है 5% के हिसाब से 16,000। तो 3,20,000 प्लस 16,000, तो हो गया 3,36,000। तो ये आपका EMI हो गया 3,84,000, 3,68,000, 3,52,000 एंड 3,36,000। अब इसको आपको अमोर्टाइज यानी कि इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, और प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से ढूंढनी है इस EMI की। अगर आपने यही अमाउंट आपको अगर मार्केट रेट से डिस्काउंट करते हो तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, और बाकी का जो कम मिल रहा है, ये अमाउंट हमेशा जो आप इसको डिस्काउंट करेंगे 10% से इसी अमाउंट को, तो वो उसका टोटल 16 लाख से कम आएगा, और जितना डिफरेंस आएगा उतना आपने उसको डिस्काउंट दिया है, वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, और उसको आपको 5 साल में अमोर्टाइज करना है इक्वल पे। तो अब हम उसको डिस्काउंट करते हैं 10% पे।
डिस्काउंटेड एट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहता है 0.9090। दूसरा है 0.8264, तीसरा है 0.7513, चौथा है 6830 और पाँचवा है 0.6209। अब इस सारे अमाउंट का सारा मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कुछ इस तरह से अमाउंट होएगा 363600। फिर दूसरा है 317338, चौथा है 276478.4, पाँचवा है 2,40,416। ये इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 2,08,622। और इन सब का टोटल ये 1 2 3 4 5 का टोटल करते हैं। वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई वो 16 लाख से कम ही होगी, और वो जो जितना कम होगा 16 लाख से उतना आपने डिस्काउंट दिया है। 363600 प्लस 317338 प्लस 27647.8.4 प्लस 240416 प्लस 208622 इज इक्वल टू 14,06,454। और आपने लोन कितने की दी थी? 16 लैक्स की। तो जो बाकी का जो आपका अब एनपीवी कितना नेगेटिव आया, आपने दी 16 लाख और आपका एनपीवी इतने से नेगेटिव, जो एनपीवी नेगेटिव है जितना अमाउंट वो आपका डिस्काउंट है। तो 16 लाख यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इतनी की लोन थी तो आपका नेगेटिव एनपीवी आएगा या फिर डिस्काउंट आएगा 1,93,545.6 या फिर 546 कर देते। और ये डिस्काउंट को आपको अमोर्टाइज करना है 5 सालों में। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट टू बी अमोर्टाइज्ड इन 5 years एज एम्प्लॉय स्टाफ कॉस्ट। तो आएगा 1,93,546 का पर एनम हम उसको डिस्काउंट करेंगे तो आएगा 193,546 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 38,709.2। और ये जो अमाउंट आया 14 लाख, इसको आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। 14,06,454। ठीक है, तो सबसे पहले उसका अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं। ईयर लिखेंगे यहाँ पे।
ईयर ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट एट 10%, फिर ईएमआई यानी इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, ईएआई जो रीपे किया उन्होंने, रीपेमेंट, फिर प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढ सकते हैं उसमें से, और बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना चुका है वो। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं, जो है जब बैलेंस था 14,06,454। उस पर आपने अक्रूवल बेसिस पे जाना है, तो अक्रूवल बेसिस पे 10% इंटरेस्ट चढ़ाया उन्होंने। लाइंस बना देते। तो उस पर 10% इंटरेस्ट 14 लाख का 1,40,645 आएगा। 1,40,645 इंटरेस्ट लगा, और उन्होंने ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई आप देख सकते हो 4 लाख रुपए का था, 80,000 प्लस 3,20,000, तो 4 लाख का इंस्टॉलमेंट था। तो उतना उनका बैलेंस कम हो जाएगा, उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उतना बैलेंस बढ़ा, लेकिन उन सामने उन्होंने इतना इंस्टॉलमेंट भी चुका दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो 14,06,454, 14,06,454 प्लस 10% माइनस 4 लैक्स, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 11,47,099। तो ये दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस है 11,47,099। उस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से। इसमें 10 एक पॉइंट यहाँ से यहाँ ले लेना है, 11,47,09, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढते हैं। उन्होंने 4 लाख चुका है, इंटरेस्ट सिर्फ 1,40,000 का ही था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा चुका दिया 4 लाख, तो उतना उनका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। 4 लाख माइनस 1,40,645, तो वो 2,59,355 का उन्होंने प्रिंसिपल चुकाया। इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इतना था और प्रिंसिपल का अमाउंट इतना था, दोनों मिलाकर 4 लाख हुए। फिर इसमें दूसरा इंस्टॉलमेंट है 3,84,000 का, तो 11,47,099, फिर कैलकुलेटर में आप प्लस 10% करना है, माइनस 3,84,000 करना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 8,77,809 या 8,77,809, और इन दोनों का डिफरेंस है आपका प्रिंसिपल इतना कम हो जाएगा। 3,84,000 आपने चुकाए, लेकिन उसमें से 1,14,709 तो इंटरेस्ट था, तो बाकी का जो है प्रिंसिपल था। 269,291, तो 8,77,809, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो 10% निकालना इजी है। 8,77,809, तीसरा इंस्टॉलमेंट है 3,68,000 का, तो 8,77,809 कैलकुलेटर पे प्लस 10% माइनस 3,68,000, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 597,590। इन दोनों का डिफरेंस निकालते 3,68,000 माइनस 8,77,809, इतना आपने प्रिंसिपल चुकाया 280,220। फिर 597,590 का 10% तो वही होगा 597,509, और चौथा इंस्टॉलमेंट है 3,52,000 का, तो 597,590 प्लस 10% माइनस 3,52,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,05,349, और उसमें से आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल का अमाउंट 3,52,000 माइनस 597,509, तो 292,241, 305,349, और इंटरेस्ट है 30,534।
और आपने चुकाए हैं 3,36,000। तो यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा, 3,05,349 प्लस 10% करेंगे तो आएगा 3,35,883। तो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट आपको राउंड ऑफ करना है, थोड़ा बढ़ा देना है, -3,36,000, तो 116 रुपये बढ़ा देने। 305 34 प्लस 116 करेंगे 36,000। हाँ, 117 रुपये का आपको डिफरेंस एडजस्ट करना है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो 117 रुपये इस इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट का अमाउंट मैं बना देता हूँ 305 34 प्लस 117, तो आपका हो गया 306.51। लास्ट इंटरेस्ट के अमाउंट में आपको चेंज करना है, इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होगा। तो इसको ये दोनों का टोटल जो ये एडजस्टमेंट अमाउंट है तो 306.51, ये इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल, ये दोनों जुड़ाकर 3,36,000 हो जाएंगे, और आपको 3,36,000 पूरे चुका देने तो ज़ीरो अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 3,36,000 और ये पूरा अमाउंट जो प्रिंसिपल था अब वो ज़ीरो हो गया, 305349 पूरा प्रिंसिपल चुका दिया। अब आप सारे प्रिंसिपल का टोटल भी कर सकते हो, तो वो इतना ही अमाउंट आएगा। जी, सारे प्रिंसिपल का टोटल इतना ही आता है, इसमें भी 2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, तो आपका सारा प्रिंसिपल चुकते हो गया और बैलेंस जीरो हो गया। इसका मैं सिर्फ समझ के लिए टोटल लिख रहा हूँ, इस सारों का 1 2 3 4 5 अमाउंट का 14,06,456, वही आपका शुरुआत का बैलेंस 6,454 था, 2 रुपये का डिफरेंस है, तो आपने इतना पूरा चुका दिया, आपका बैलेंस नील हो गया। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, अब इसके आधार पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले अमोर्टाइजेशन टेबल को अगर आप एक बार समझना चाहे तो समझ सकते हो, लिखना चाहे तो लिख सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो जनरल एंट्री में हम क्या लिखेंगे, स्टाफ लोन असेट अकाउंट डेबिट टू कैश 16 लाख, या तो फिर स्टाफ लोन असेट अकाउंट डेबिट दिस मच, प्रीपेड स्टाफ लोन दिस मच, टू कैश दिस मच, 16 लाख। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे एंट्री करके, स्टाफ लोन रिसीवेबल या असेट, क्योंकि आप लोन दे रहे हो तो आपके लिए असेट होगी, डेबिट 16 लाख, टू कैश 16 लाख। सीए इंस्टीट्यूट ने इस तरह से तोड़ के एंट्री की है। फिर दूसरा क्या किया, इतनी अमाउंट को उन्होंने रिवर्स कर दिया, प्रीपेड स्टाफ लोन, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट जो आपको अमोर्टाइज करनी है, डेबिट टू स्टाफ लोन, तो स्टाफ लोन इतने से क्रेडिट हो गया, जो 16 लाख से डेबिट हो इतने से क्रेडिट हुआ, तो फिर इतना नेट ही डेबिट हुआ 1,93,545। या तो फिर आप कंबाइंड एंट्री कुछ इस तरह से कर सकते हो, स्टाफ लोन असेट डेबिट, नेट अमाउंट कितनी है 14,064, हाँ 14,064,54, 14,064,54। फिर प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, इसको आपको डिवाइडेड बाय 5 करके हर साल पीएनएल में ले जाना है, जो है 1,93,545, टू बैंक 16 लाख। अब इसमें 1 रुपये का राउंडिंग डिफरेंस होगा तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, 14,064,54 प्लस 1,93,545, तो यहाँ पे आप 5 कर लेना। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट एक हो गया। तो ये 16 लाख की लोन आपने दी, तो उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग की एंट्री हुई। फिर आपने जो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया उसके वजह से आपको
ये प्रीपेड हुआ, अब पहले साल के अंत ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब लोन ली तब ये एंट्री हुई, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या एंट्री करेंगे, जो देखते हैं हम, जो आपकी अमोटाइजेशन है, अमोटाइजेशन ऑफ लोन, वो कितना होगा 193,545 या 546 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हो जाएगा 38709.2। हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 38709 लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, स्टाफ कॉस्ट ये एक्सपेंस होता है, स्टाफ पीएनएल में जाएगा, स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने पूरी 1,93,546 एडवांस में चुका दी है और उसको आप अमोटाइज कर रहे हो डिफर्ड एक्सपेंस की तरह, 38709। और आपकी नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो अमोटाइजेशन टेबल पे से बनेगी। मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। आपके पास कितने, वो बैंक अकाउंट में से आपको 4 लाख रुपए देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 4 lakhs टू इंटरेस्ट इनकम 1,40,645 टू लोन रिसीवेबल 2,59,355। देखो यहाँ पे मैं एंट्री करके दिखाता हूँ, नीचे या साइड में करूँगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 4 lakhs, हम कंपनी है, कंपनी के पास 4 लाख आ रहे हैं, टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम आपको अक्रूवल कंसेप्ट से लेनी है, तो अक्रूवल कंसेप्ट से ये इंडेस 109 के हिसाब से 1,40,000 रही, 1,40,645, और उन्होंने 1,40,000 से तो ज़्यादा ही पैसे दिए, तो बाकी के प्रिंसिपल में क्रेडिट कर लो, उतनी लोन उनकी कम हो जाएगी, टू लोन रिसीवेबल या फिर टू लोन असेट, तो वो अमाउंट होगा 2,59,355। हर एक साल के अंत में आपको ये दो एंट्री करनी है, एक तो अमोटाइजेशन ऑफ प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, और दूसरी ये जो वो हफ्ता चुका आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,84,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट टू लोन असेट अकाउंट, यानी लोन रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,68,000 टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन असेट, तो उसकी इतना प्रिंसिपल कम हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 3,52,000 टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन रिसीवेबल। फिर इसी तरह से 5वीं भी एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 3,36,000 टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन रिसीवेबल। तो इस तरह से आपकी लोन जीरो हो जाएगी और 5 साल में आपका जो अमोटाइजेशन का बैलेंस है वो भी जीरो हो जाएगा। 5 साल आपको सेम अमाउंट से एंट्री होगी, स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट 38709 जो हमने आगे की है, ये वाली, ये 5 ईयर्स, ये ऑल 5 ईयर्स सेम एंट्री। ठीक है, और हर एक साल की मैंने एंट्री आपको 5 अलग अलग भी दिखाती है। फिर भी अमोटाइजेशन टेबल पे से आप एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टेबल पे से आप अभी एंट्री कीजिए, तब तक मैं होल्ड पे रखता हूँ। आपको ये 5 की एंट्री करनी है, 1 साल की मैंने करके दी। यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन एसेट, इसी तरह आपको ये 5 साल की करनी है, दूसरे 4 साल की।
अब दूसरा सम करते हैं इसका। व्हील लिमिटेड वाला, वो भी एम्प्लॉय स्टाफ कॉस्ट का ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आता है कि वो प्री पेमेंट कर देता है। उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करना होता है, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो कुछ प्री पेमेंट कर देता है। 10 लाख की लोन लेता है, 2-2 लाख रुपए चुकाने होते हैं हर साल, लेकिन वो दूसरे साल के अंत में 2 लाख की जगह 4 लाख चुका देता है। वो यहाँ पे आपको पूरा उनका इंस्टॉलमेंट का उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, जो हमने पिछले सम में खुद बनाया ना, उन्होंने ये बना के दिया हुआ है। सम पढ़ते पहले धीरे धीरे। व्हील कंपनी लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन्स टू इट्स एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग होम और बिल्डिंग होम्स। आपको घर खरीदने के लिए आपकी कंपनी लोन दे रही है, इससे अच्छी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। बोलो कोई कंपनी हो सकती है जिसको आप घर खरीदने के लिए लोन ले, आपको ऊपर से आपकी सैलरी के ऊपर से और आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे से लोन लेनी होती है बैंकों से, ये तो कंपनी खुद दे रही है। होगी कोई टाटा जैसी कंपनी। मिस्टर एक्स हुज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, हु इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तो सीईओ, मिस्टर एक्स कौन है, सीईओ का असिस्टेंट है ऑफ व्हील लिमिटेड, टू का लोन फ्रॉम द कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि वो मिस्टर एक्स है, सीईओ का असिस्टेंट है, सीईओ का राइट हैंड है, प्रिंसिपल, और वो लोन लेता है 10 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट 4% फॉर द फर्स्ट 4 लाख एंड 7% फॉर द नेक्स्ट 6 लाख। आपको इंटरेस्ट 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अगर आप उन कंपनी क्या बोलती है, अगर आप 4 लाख तक की लोन लेते हो ना, फर्स्ट 4 लैक्स पे आपको 4% इंटरेस्ट लगेगा, और उसके ऊपर जितने भी लोन लोगे 6 लैक्स की ऊपर आपने लोन लिए, टोटल 10 लैक्स की लोन है, तो उसके ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट देना होगा। तो आप सोचिए पहले, और जो आप कुछ भी रीपेमेंट करोगे वो पहले 6 लाख में से कटेगा, प्रिंसिपल रीपे करोगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे 6 7 जा 42,000, और यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16,000। मैंने आपको ओरल कैलकुलेट करवाया, 48 प्लस 16 सॉरी 42 प्लस 16 58,000 का इंटरेस्ट लगेगा। फिर आगे क्या बोला है, स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2001, यानी कि लोन कब दिए, 1 जनवरी 2001 को, टेन्योर 5 ईयर्स, प्री पेमेंट फुल और पार्शियल प्री पेमेंट एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयज़ के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं, कहीं से लॉटरी लग जाती है, कहीं कैपिटल गेन हो जाता है, कोई पुरखों के पैसे आ जाते हैं इनहेरिटेंस में, तो वो प्री पेमेंट कर सकता है, आपकी लोन एक्स्ट्रा चुका सकता है, 2 लाख के हफ्ते की जगह 4 लाख का हफ्ता दे सकता है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन शैल बी रिकवर्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 10 लाख इंटू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं 2-2 लाख रुपए, एंड विल बी फर्स्ट अप्लाई टू 7% बेरिंग इंटरेस्ट। आप जैसे ही हफ्ता दोगे तो वो 6 लाख में से कटेगा, 2 लाख जो दे रहे हो पहले 6 लाख में से कटेगा, तो दूसरे ये आपने पहले साल का इंटरेस्ट ढूंढना। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट कैसे लगेगा आप ढूंढे, दूसरे साल में सिर्फ 4 लाख का बैलेंस रहेगा इसमें से, तो 4 लाख इंटू 7 4 7 जा 28,000 इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पे तो पूरे बैलेंस बाकी रहा है। तो अब आपकी लोन हो गई है दूसरे साल के लिए 8 लाख की, तो 8 लाख में ये 4 लाख पे 7% इंटरेस्ट, और ये 4 लाख पे 4% इंटरेस्ट लगा, तो 16,000 प्लस 28,000, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट आया 44,000। इसी तरह से आपको तीसरे साल का भी इंटरेस्ट ढूंढना है। अब दूसरे साल में उन्होंने 2 लाख और पे कर दी, तो तीसरे साल पे 2 लाख कम पे इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल बैलेंस था 6 लाख, 6 लाख पे पूरे 6 लाख के लिए लगा पहले साल पे, क्योंकि वो रीपेमेंट साल के अंत में हुआ है। फिर दूसरे साल में 4 लाख पे लगा, अब तीसरे साल पे कितने पे लगेगा, 2 लाख पे लगेगा, कि ये 2 बार तो 2 लाख चुका दिए, ये और ये पहला इंस्टॉल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 2 लाख चुका दिए, तो अब तीसरे साल में कितना बैलेंस रहा 2 लाख, तो 2 लाख पे 7%, 2 लाख इंटू 7% 14,000, और ये वाले 4 लाख तो अभी बाकी ही है 16,000, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 28,000 का।
ठीक है। अब चौथे साल से ये बैलेंस तो जीरो हो गया, पहले साल में 2 लाख चुका दिए, दूसरे साल में 2 लाख चुका दिए, तीसरे साल में 2 लाख चुका दिए, तो ये 6 लाख की लोन तो खत्म हो गई। अब चौथे साल पे सिर्फ पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा 4% के हिसाब से, तो 16,000 का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे ज़ीरो। और पाँचवें साल पे 2 लाख और चले गए तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 लाख इंटू 4%, तो आ गया 8,000। तो आपके इंटरेस्ट की अमाउंट इस तरह से होगी, ये 16, यहाँ पे 16,000 लिखना था और यहाँ पे 8,000। ये आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आई, टोटल इंटरेस्ट 4 और 7 का बाइफरकेट करके, और हर साल 2-2 लाख तो चुका नहीं है, तो आपका इंस्टॉलमेंट इस तरह से होगा, 2-2 लाख यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये होगा 2,58,000, जो आपको ऑलरेडी सम में दिया गया, लेकिन मैं आपको पूरे ओवरऑल पिक्चर की जो क्लैरिटी है ना, इसलिए मैंने आपको ये बाइफरकेट करके दिया। फिर ये है 2,44,000, फिर ये है 2,30,000, ये कितना हुआ, हाँ यहाँ पे शायद टोटलिंग में गलती हो गई, ये 16 और 14 30, 16 प्लस 14 30,000 होते हैं ये, तो यहाँ पे 30 कर दीजिए, तो ये 2,30,000 का हफ्ता आया। फिर ये 2,16,000 का आया, 16,000 प्लस 2 लाख, 2,16,000, और ये आया 2,08,000 का। इस तरह से रीपे हो रहा है, ये रीपेमेंट शेड्यूल हुआ आपका, ठीक है। तो आपको उसको डिस्काउंटिंग करना है, और डिस्काउंट करके आपको लोन की अमाउंट निकालनी है, जो आपके प्रेजेंट वैल्यू निकलते हो। जितना नेगेटिव एनपीवी आता है वो आपका स्टाफ कॉस्ट है, तो अब उसका एनपीवी निकालते हैं। और हाँ, अब मार्केट रेट से एनपीवी निकालेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे दिया गया होगा। The accrued interest shall be paid on an annual basis. Mixer X remain in service till the term of the loan ends. Market interest is 12%. Following the table shows the contractual expected cash flow, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000, 2,58,000 प्लस 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 16,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे इंस्टॉलमेंट तो निकाल ही दिए। ये हो गया 2,44,000, 28 और 16 44, फिर 2,16 और 14 30, तो 2,30,000 और 2,16,000, 2,08,000 जो हमने इंस्टॉलमेंट निकाल दिए। उसका हमको उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ताकि हमको एनपीवी जो नेगेटिव आएगी वो हमको स्टाफ कॉस्ट पता चले कितनी है। 12% मार्केट रेट है, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए, 12% मार्केट रेट है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, तो आएगा 0.892857। उन्होंने सारे फैक्टर लेके उन्होंने कर दिया। फिर दूसरी बार दबाएंगे तो 0.7971 आएगा। कैलकुलेटर में इक्वल टू बटन दबाना है, 0.71178, फिर आएगा 0.6355 और लास्ट में आएगा 0.56742। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिस्काउंटिंग करनी। तो ये अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए, 2,58,000 मल्टीप्लाई बाय 0.892857, तो 2,30,357 आ रहा है, 0.106। फिर 2,44,000 इंटू 0.7971, तो आएगा 19,44,92.4। फिर आएगा 2,30,000 इंटू 0.71178, तो आएगा 163,709.4।
फिर चौथा है 2,16,000 इंटू 0.6355, तो 137,268। और 2,08,000 इंटू 0.56742 इज इक्वल टू 1,180,233.6। सारों का टोटल करना है, वो आपका एनपीवी आएगा, वो एनपीवी नेगेटिव होगा, फिर आपको उसमें से जितना नेगेटिव, जितनी अमाउंट से नेगेटिव है वो आपको स्टाफ कॉस्ट गिनना है। और 16 लाख आपने पहले से डाले। यहाँ पे एनपीवी का प्रॉपर फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे ज़ीरो या ईयर पे आपको यहाँ पे 16 लैक्स माइनस लिखना होगा। और उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 रहता है। इसको तो इन पांचों का टोटल कीजिए, 2,30,357.106 प्लस 1,94,492.4 प्लस 1,63,709.4 प्लस 1,37,268 प्लस 1,180,233.6। तो आएगा फिर से टोटल कीजिए जी। इन सारों का टोटल आता है 843849.4। और अगर आपको उसकी एनपीवी निकालनी है तो वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि आपने 10 लाख दिए थे और वो आपको 8 लाख ही प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसकी पीवी। ये 16 लाख नहीं थे, 16 लाख पिछले सम में थे, यहाँ पे 10 लाख है। हाँ, यहाँ पे 10 लाख कर दीजिए। तो 10 लाख माइनस 8,43,849, तो आएगा 1,56,150। ठीक है, इतना आपका डिस्काउंट आया, इतना आपका एनपीवी नेगेटिव आया, तो उतना आप डिस्काउंट दे रहे हो लोन पे, क्योंकि आपने तो लोन 4 और 7% के हिसाब से ब्याज लिया है एम्प्लॉइज़ से, लेकिन मार्केट में 12% ले रहे, तो जो आपने कम लिया उसका डिफरेंस इतना आ रहा है 1,56,150। अब उसको आपको अमोटाइज़ करना है इस अमोटाइजेशन टेबल पे। तो पहले नॉर्मल सम कर लेते, फिर इसमें जो चेंज है वो बाद में करते, पहले नॉर्मल सम क्या है वो देख लेते। इसको हम क्या करेंगे, 5 साल में अमोटाइज़ करेंगे, तो अमोटाइजेशन अमाउंट कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा आपका 31,230.12। ठीक है, 12 छोड़ दो। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, सबसे पहले साल में जब लोन देते तब सबसे पहले तो बैंक गया है, तो बैंक अकाउंट टू बैंक 10 लाख। फिर आपका लोन रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल या लोन असेट डेबिट 843,849। फिर प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट डेबिट 156,150। दोनों का ये टोटल आप मैच कर लीजिएगा, 843,849 प्लस 156,150 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे 50 कर देने का है, या फिर यहाँ पे 51 कर दो, कोई बात नहीं। तो ये 10 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर आपको इस अमाउंट को अमोटाइजेशन टेबल में ले जाना है। प्रेजेंट वैल्यू को इतना ही आपने लोन दिया ऐसा मान लिया जाएगा, पर उस पर ही इंटरेस्ट अक्रू होगा 12% से, और वो जो रीपे करेगा उतना उसका रीपेमेंट आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो अब अमोटाइजेशन टेबल बनाते हैं 12% से 8,438,49 से।
ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड लिखेंगे एज पर फेयर इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 12%, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका 843,849, पहले साल के शुरुआत में 843,849 बैलेंस है, उस पर आपने 12% इंटरेस्ट लिया, 843,849 इंटू 12%, दैट इज़ 1262 61 पॉइंट समथिंग है, तो 1262 कर देते, और उन्होंने इंस्टॉलमेंट चुकाया है 2,58,000 का। इंस्टॉलमेंट तो पहले हम लिख देते सारे 2,58,000, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, तो वो चुका रहे 244, फिर 230, 2,16,000, 2,08,000, तो 8,43,849 प्लस 12% माइनस 2,58,000 इज इक्वल टू 6,87,110 पॉइंट समथिंग, तो 111 कर देते, 87,111, 687,111, और उन्होंने इतना चुकाया, लेकिन उसमें इंटरेस्ट तो सिर्फ इतना ही था, तो बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और ये सारे चुका रहे तो उतनी लोन उतनी कम हो रही है। पहले लोन इतने से बढ़ी क्योंकि इंटरेस्ट लगा, उन्होंने इतना चुका दिया, तो नेट इतना बाकी रह गया। सिंपल से अमोटाइजेशन टेबल में कुछ है ही नहीं, 2,58,000 माइनस 101 262, तो इतना प्रिंसिपल उनका कम हो गया 156,738, फिर 6,87,111 पे 12% इंटरेस्ट लगाइए तो आएगा 8,2453, और उन्होंने चुका दिए 2,44,000, तो उतना उसका बैलेंस हो जाएगा 2 लाख, पहले कहते हैं 6,87,111 प्लस 12% माइनस 2,44,000, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 525564, और उन्होंने इतना ज़्यादा चुका है और इंटरेस्ट इतना ही लगा था, तो दोनों का डिफरेंस प्रिंसिपल कहलाएगा। प्रिंसिपल रिपेमेंट इतना हो गया 2,44,000 माइनस 8,2453, तो हो गया 161,547, फिर यहाँ पे बैलेंस आया 525564 जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल का, वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है, वो तो हर साल आपको समझ में आता ही होगा इतना तो, और ये हमने वो प्रेजेंट वैल्यू से निकाला एनपीवी से, तो 525564 इंटू 12%, 525564 इंटू 12%, तो 63068 और उन्होंने इतना चुका दिया है, तो 525564 प्लस 12% माइनस 2,30,000, तो आपका तीसरे साल के अंत का बैलेंस यानी कि चौथे साल की शुरुआत का बैलेंस 3,58,632 हो जाता है, 358,632, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढते 2,30,000 माइनस 63068, तो 1,66,932 ये प्रिंसिपल था। फिर नेक्स्ट है 358,632 इंटू 12%, दैट कम्स टू 43036, तो 358,632 प्लस 12% कैलकुलेटर में करेंगे माइनस 2,16,000, तो आ जाएगा 1,85,668, और इसमें प्रिंसिपल निकालते 2,16,000 माइनस 43036, तो आ जाएगा 172964। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट में राउंडिंग ऑफ करना होता है, 185,668 इंटू 12%, तो आपका आ जाए 2,280, लेकिन इन दोनों का टोटल सेम इतना ही होना चाहिए, इसका और इसका टोटल इतना होना चाहिए,
तो ये आपका ज़ीरो होगा ना। तो 185,668 प्लस 22280 करते हैं तो 2,07,948 आता है, और आपको 2,08,000 करना है, तो माइनस 2,08,000 करेंगे तो जितना डिफरेंस आएगा 52 रुपये का, तो 52 रुपये यहाँ पे बढ़ा देंगे। 22280 प्लस 52 तो 22332, 22332, 52 का यहाँ पे डिफरेंस आया था। राउंड ऑफ डिफरेंस 52, तो 22332 प्लस 185,668 इज इक्वल टू 2,08,000। तो इतना ओपनिंग बैलेंस था, उस पर इतना इंटरेस्ट चढ़ा 22,332 का, और 2,08,000 हुए, दोनों मिलाकर उतना हमने चुका दिया, तो ज़ीरो बैलेंस हो गया। और इसमें से प्रिंसिपल का अमाउंट था 185,668, और इन सारों का टोटल करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल का, तो जो ओपनिंग प्रिंसिपल था वही हो जाएगा। करके देखते, 156,738 प्लस 161,547 प्लस 166,932 प्लस 172,964 प्लस 185,668, तो 843 849 आ जाता है एग्जैक्ट। तो ये बैलेंस आपका ज़ीरो होगा, ये आपका अमोर्टाइजेशन टेबल हुआ। तो इस तरह से अमोर्टाइजेशन बन गया। अब हम एंट्री कर देते हैं, पहले 2 साल के बाद कुछ चेंज हो रहा है तो हम सिर्फ पहले 2 साल की एंट्री करते हैं, फिर चेंज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इतना इसकी भी एंट्री कर ली, लोन रिसीवेबल टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट टू बैंक। अब साल के अंत में क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट की एंट्री करेंगे, स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट 31230 टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ये पहले साल की शुरुआत की एंट्री, ये पहले साल की एंड की पहली एंट्री, ये बिगिनिंग, ये एंड, उसकी पहली एंट्री। अब एंड की दूसरी एंट्री जब करते हैं, जब वो हमें पेमेंट करता है, वो हमें 2,58,000 का पेमेंट कर रहा है, हम कंपनी है, वो एम्प्लॉई है। हाँ, और इस प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट की अलग, अगर आप चाहें तो अलग से भी एंट्री कर सकते हैं कि भैया पहले लोन रिसीवेबल 10 लाख टू बैंक 10 लाख, फिर प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट टू लोन रिसीवेबल 156 151, वो अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, जो पिछले सम में की थी, इस सम में हमने कंबाइन की है और उसको अमोटाइज किया 156 151 डिवाइडेड बाई 5, तो 31230 इस साल का हमने अमोटाइज कॉस्ट पीएनएल में ले गए, सेम अमाउंट 31230। अब साल के अंत में वो बैलेंस हमारे पास आ रहा है जो हमको हफ्ता चुका रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में रख के एंट्री कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,58,000 जो हमें दे रहा है, उसके वो किसके काय चीज़ के लिए दे रहा है, इंटरेस्ट के लिए 1,01,262 दे रहा है, और प्रिंसिपल के लिए 1,56,738 दे रहा है। तो ये एंट्री करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड की एंट्री, बैंक डेबिट, हम कंपनी है, हमको हमारा एम्प्लॉय चुका वापस दे रहा है लोन 2,58,000 टू इंटरेस्ट इनकम जो है 1,01,262 और टू लोन रिसीवेबल 156,738। ये पहले साल की एंट्री। इसी तरह दूसरे साल की भी एंट्री होगी। दूसरे साल के अंत में सबसे पहले अमोर्टाइजेशन की एंट्री तो सेम रहेगी, यही वाली, स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंस टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट 31230 31230। फिर दूसरे साल में वो हमको कितने रुपए चुका रहा है, देखिए अब दूसरे साल में वो यहाँ पे 2 लाख, उसको जो इंस्टॉलमेंट देना था 2 लाख की जगह पे वो 4 लाख दे रहा है, लेकिन हम पहले अब 2 लाख का ही 2 बाइफर्केशन करना होता है। अभी जो 2 लाख दे रहा है नॉर्मली जो हफ्ता है वो उसका एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2,44,000 टू इंटरेस्ट इनकम 82,453 टू स्टाफ लोन रिसीवेबल है, स्टाफ लोन असेट रिसीवेबल हमेशा असेट होती है, तो स्टाफ लोन रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे इतनी अमाउंट 161
547। अब यहाँ से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब दूसरे साल के अंत में उसका बैलेंस है 525564, 525564। आप यहाँ पे अब नया, अब ये जो नया है इस सब में नया जो है वो यही पॉइंट है 52, कहाँ गया, 5564 उसका उसका बैलेंस है, बैलेंस है 525564, बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, और उसने दो इंटरेस्ट है, एक 7% और 4%। उसने 7% वाले 2 हफ्ते चुका दिए, 2 लाख, तो 4 लाख चुका दिए, और उसके 7% वाले टोटल थे 6 लाख, तो 6 लाख थे, तो 6 लाख में से यहाँ पे अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पे पूरे 4 लाख रुपीज़, सॉरी ये 6 और यहाँ पे 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख पूरे आउटस्टैंडिंग है। तो ये 2 लाख और ये 4 लाख आउटस्टैंडिंग में, तो उसमें से वो 2 लाख अभी प्री पे कर दे रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाकी क्या रहे 4 लाख, वो भी कौन से वाले, 4% इंटरेस्ट वाले। तो अब उसके नेक्स्ट उसका इंस्टॉलमेंट्स क्या आएगा, नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरह से आएगा। अब अब जो लोन 5 साल चलने वाली थी, अब दूसरे साल के अंत में वो 2 लाख एक्स्ट्रा चुका देता है, तो अब सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट बाकी रहे, 2-2 लाख रुपए के। उस पर इंटरेस्ट पहले साल पे पूरे 4 लाख पे लगेगा, और दूसरे साल पे 2 लाख पे लगेगा। तो पहले साल पे 2 लाख, 4 लाख इंटू 4%, तो 16,000 इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरे साल पे 8,000 लगेगा। वो हम देखते हैं। अब उसका नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहेगा, नेक्स्ट शेड्यूल लिखते हैं। उसके जो अमाउंट थे उसमें से उसने अब पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता 2 ही हफ्ते बाकी रह गए। पहले में वो 2 लाख चुकाएगी, और वो दूसरे भी 2 लाख चुकाएगा, तो वो 2-2 लाख रुपए चुका रहे हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना है, पहले साल के अंत में वो चुका रहे, तो पहले साल उसने पूरे 4 लाख इंटरेस्ट का, 4 लाख की प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि उसने पूरे 4 लाख का में से कोई भी चुकाया नहीं था। तो 4 लाख इंटू 4%, तो 16,000, तो 2,16,000 का इसका इंस्टॉलमेंट बनेगा। और दूसरा बनेगा पहले साल के अंत में उसने 2 लाख चुका दिए, तो अब 2 लाख की बाकी रहे, तो 2 लाख इंटू 4%, तो 2 4 8, तो 8,000, और तो 2,08,000 का उसका इंस्टॉलमेंट बना। अब 2 ही साल बाकी रहे, तो ये साल पहला साल बन जाएगा, और हम अब यहाँ से 12% से डिस्काउंट करेंगे, और पहले और दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे। फिर ये जो वैल्यू आएगा उसको कैरिंग अमाउंट जो 52 हमने यहाँ पे लिखा ना, 525564, उससे कंपेयर करेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो है वो हम 2 लाख से एडजस्ट करेंगे। वो कैसे हम देखते हैं, पहले उसको हम जो नया शेड्यूल बना, नए शेड्यूल के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 12% के हिसाब से। 12% डिस्काउंट रेट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 और 2, तो आया 1 डिवाइड बाय 1.12 का अमाउंट है 0.892857, और दूसरा है, एक बार इक्वल टू और दबा दे तो 0.79719, ये अमाउंट आया। अब उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो है 2,16,000 इंटू 0.892857, दैट इज 192857.11 है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। 2,08,000 इंटू 0.79719, तो 165815.52, तो दोनों का टोटल करते हैं 165815.92 प्लस 192857.11, तो आएगा 3,58,672.63। देखिए ये अब भविष्य, ये है भविष्य में इतना ही बैलेंस बाकी रहा है 4 लाख, वो भी 4% वाला, तो उसका हफ्ता 2,16,000 और 2,08,000 का बनेगा, क्योंकि पहले साल पे पूरे 4 लाख पे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट 16,000 लगा, 4 4 16,000, फिर 2 4 8,000 इंटरेस्ट लगा, और प्रिंसिपल 2 लाख चुका रहे हैं सेम इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जो 4 लाख बचे वो चुका रहे, तो 2,16,000, 2,08,000 का इंस्टॉलमेंट बना, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये आया। और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, आउटस्टैंडिंग यहाँ में हमने लिखा था 525564, 525564।
अभी हमने जो 2 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए उसकी एंट्री नहीं की है। देखो अब एक्स्ट्रा दिए, शायद मैंने आपको वो शेड्यूल नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, तो मैंने ओरली बता दिया, लेकिन यहाँ पे वो रीपेमेंट का शेड्यूल इस तरह से था, जो हमने भी खुद ने भी बनाया था, सब में ऑलरेडी दिया गया। उसने 2 लाख की जगह 4 लाख दे दिए। इंटरेस्ट तो उतना ही दिया है, 28,000 7% के हिसाब से 4 लाख पे, और यहाँ पे 16,000। अब हम 2 लाख रुपए जो उसने एक्स्ट्रा दिया उसका कोई एंट्री नहीं किया, तो हम प्रेजेंट वैल्यू इतना है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि नया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, न्यू बैलेंस, न्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये है, और प्रेजेंट ये है। तो उन दोनों का डिफरेंस हमें 2 लाख के सामने एडजस्ट करना होगा। 525564 माइनस 358672.63, तो ये दोनों का डिफरेंस आता है 166891.37। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, वो हमें 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। 2 लाख की जगह 4 लाख दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 166891.37 टू, सॉरी यहाँ पे 2 लाख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 166 क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लोन के सामने एडजस्ट करते हैं 166,891.37, और बाकी के जो अमाउंट है वो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के तहत एडजस्ट कर देंगे। प्रीपेड अनअमोर्टाइज स्टाफ कॉस्ट, अनअमोर्टाइज स्टाफ कॉस्ट, तो कितना बैलेंस आएगा, 2 लाख माइनस 166,891.37 इज इक्वल टू 33,108.63, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री पूरे सम का क्रक्स यही एंट्री है, जो वो पेमेंट कर रहा है उसको 2 हिस्सों में बांट देना है। 2 लाख एज यूजुअल जो उसका टेबल था उसमें, और उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट फिर 525564 आ गई, 2 लाख पेमेंट किया तो, और फिर उसने नया आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाला जो ऊपर से आया, तो उसका दोनों का डिफरेंस हमें एडजस्ट करना है। नया आउटस्टैंडिंग 358 आया है, ठीक है। अब ये 33,108 का भी हम डिफरेंस देखते हैं, उसका क्या करना है। 33,108.63, तो अब हम देखिए प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट टोटल था कितना, आप देखिए, और उसमें से 2 बार हमने अमोर्टाइज कर दिया है। प्रीवियस पेज पे जाइए, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट था 156,150 था, ठीक है। तो उसका हम हिसाब लगाते, 156,150 प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट था, उसमें से हमने 2 बार कितने अमोर्टाइज कर दिए, 2 बार 31,230 अमोर्टाइज कर दिए, 31,230, तो 31,230 इंटू 2 इतना हमने अमोर्टाइज कर दिया, तो 150 माइनस 31,230 इंटू 2 इज इक्वल टू 62,460 हमने ऑलरेडी अमोर्टाइज कर दिया है, 62,460, तो 156,150 माइनस 62,460, तो आपका आ गया 93,690 का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से इतने और अमोर्टाइज हो गए, उन्होंने 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिए, तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के प्रति हमने अमोर्टाइज कर दिए। जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट का डेबिट बैलेंस था इसको क्रेडिट कर दिया, तो इतना हटाना पड़ेगा ना 93,690 पे से, तो इतना हटा देते हैं, तो 33,108 उतना हटा दिया। 2 लाख उसने एडवांस प्री पेमेंट कर दिया, उसके पास कुछ कैपिटल गेन हो गया, जुआ खेल दिया, जो भी हो। 93,690 माइनस 33,108.63, तो इतना बैलेंस बच गया 60,581.37, और उसको अब बाकी के 2 साल में ही आपको अमोर्टाइज करना है। $60,581.37, तो बाकी के 2 साल ही बाकी रहे हैं, क्योंकि उसने एक हफ्ता प्री पे कर दिया है, तो आपका बैलेंस अगले 2 साल का अमोर्टाइजेशन आएगा 60,581.37 डिवाइडेड बाई 2,
तो आ जाएगा 30290.68। और फिर आपको ये जो 2 साल का अमोर्टाइजेशन टेबल बना है उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। ये वाला 358,672 से शुरू करना है, 358,672 से शुरू करना है बैलेंस। तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं 358,672। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। $358,672 उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। फिर उसको अमोर्टाइज करना है 12% से। उस पर 12% से अमोर्टाइज करेंगे। तो 358,672 पे 12% इंटरेस्ट लगा, 672 इंटू 12%, दैट इज़ 43040 कर देते राउंडिंग ऑफ। और वो पे कर रहा है 2,16,000 इंस्टॉलमेंट। और ये क्लोजिंग बैलेंस और ये प्रिंसिपल अमाउंट। तो 358,672 प्लस 12% माइनस 2,16,000 तो आपका आएगा 185,713। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 713 और इसका पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट है 2,16,000 माइनस 43041, तो 172,959। तो 185,713 इंटू 12% इज इक्वल टू 222,86। और यहाँ पे हफ्ता है 2,08,000 का। तो 1,85,713 प्लस 12% माइनस 2,08,000। तो यहाँ पे 2 रुपये ऐड करना है, तो यहाँ पे 88 कर दीजिए, तो एग्जैक्ट 2,08,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाएगा और प्रिंसिपल 185,713। इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट करना होता है, तो 185,713 प्लस 222,88 करेंगे तो आपको आ जाएगा 2,08,000 रुपया। यहाँ पे एक और कम करना है, 185,713 प्लस 222,87 करना है यहाँ पे। हाँ 87 कर दीजिए, 222,87। तो ये बैलेंस आपका 0 हो जाएगा और ये प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,16,000 टू इंटरेस्ट इनकम 43041 टू लोन असेट रिसीवेबल 172,959। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,08,000 टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन रिसीवेबल। इस तरह से आपका पूरा अकाउंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने की चीज़ क्या थी, देखिए ये तो अमोर्टाइजेशन 2 साल के बाद बना दिया, लेकिन आपको क्या करना था, जो उसके 4 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको 2 हिस्सों में बांटना था। वही पूरा सम का क्रक्स था। देखिए वो आगे का हफ्ता हमने बनाया 2,16,000 2,08,000 का, तो उसके हिसाब से आपका नया आउटस्टैंडिंग प्रेजेंट वैल्यू है 3,58,000। और जो हमने पुराने हिसाब से बनाया था
पर एनम के हिसाब से, तो वो 525564 आया। तो उन दोनों का डिफरेंस आपको बैंक अकाउंट में से जो पैसे आ रहे हैं 2 लाख एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं उसके हिसाब से एंट्री उसके सामने एडजस्ट करने, और बाकी का 33,108 प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के सामने एडजस्ट करना है। ठीक है, यही पूरा क्रक्स है इस सम का। और वो देखिए हाँ, 2 साल के अंत में बैलेंस है 525564 जो ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल है। और पहले 2 साल की तो हमने एंट्री कर भी दी है, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन रिसीवेबल, ये बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट इनकम, और ये लोन रिसीवेबल, लोन असेट रिसीवेबल। जो लोन असेट रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, जब रीपे होता है तो क्रेडिट हो जाता है, डेटर का जैसा है, तो क्रेडिट 156738 किया। तो इस तरह से फिर 2 साल के अंत में क्या लिखा है, देखो आप सब में पढ़िए। 2 साल के अंत में उन्होंने टेबल में क्या लिखा है, मिस्टर एक्स प्री पेज 2 लाख ऑन 31 दिसंबर 2002। यहाँ पे 2 लाख ही चुकाना था ओरिजिनल के हिसाब से, लेकिन उसने 4 लाख चुका दिए। तो 2 लाख एक्स्ट्रा के जो इस तरह से 2 बाइफर्केशन में एंट्री करनी है, 2 लाख ओरिजिनल टेबल के हिसाब से और 2 लाख को फिर नया जो दूसरे 2 हफ्ते हैं 2-2 लाख के, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस से इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमोर्टाइजेशन टेबल से कंपेयर करना है, और दोनों का डिफरेंस को 2 लाख का जो बैंक आ रहा है वो बैंक से पैसे आ रहे हैं उसके सामने एडजस्ट करना है, और बाकी का जो 33,000 समथिंग है वो अनअमोर्टाइज प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के सामने एडजस्ट करना है। ठीक है, अब इसका आंसर भी एक बार इंस्टीट्यूट का भी पढ़ लीजिए। सबसे पहले हमने तो हफ्ते का टेबल भी अलग से बना के दिया, उन्होंने तो क्वेश्चन में दिया है, तो वो जो हफ्ते का टेबल है उन्होंने से प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000 तो वो होता है 2,58,000। उसका प्रेजेंट वैल्यू 12% से फिर इस तरह से अमोर्टाइजेशन टेबल बना। 840 सॉरी ये अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं, लेकिन उसका डिस्काउंटिंग का अमाउंट मिला 156,121। फिर उसको उन्होंने अमोर्टाइजेशन टेबल में सेट किया। फिर दूसरे साल के अंत में इतना बैलेंस था 525600, फिर उसको एडजस्ट किया नए बैलेंस के हिसाब से। ये पहले 2 हफ्ते की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन टू एम्प्लॉय, लोन रिसीवेबल, लोन असेट, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी अमोर्टाइज किया। फिर ये दूसरे साल में भी ये सेम एंट्री रिवाइज की। फिर उन्होंने यहाँ से तोड़ा है, यहाँ से उन्होंने जो दूसरे 4 लाख ही बाकी बचे उसका अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 2,16,000 2,08,000 का इस तरह से निकाला, तो वो 358,673, और आउटस्टैंडिंग था 525601, दोनों का डिफरेंस 166,928 को 2 लाख के सामने एडजस्ट किया है। यहाँ पे 166,928 को 2 लाख का बैंक आया, और 33,072 को प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट भी उतनी एडजस्ट ज़्यादा हो गई, 156,121 को 2 बार ये 31,224 से लेस किया था, फिर ये 33,000 और लेस हो गए। फिर जो बचा 60,000 समथिंग उसको 2 हिस्सों में बांट ले, क्योंकि बाकी के 2 साल ही बाकी बचे, और उसकी ये एंट्री है। ठीक है, अब ये था एक पहले 2 सम एम्प्लॉय के रिलेटेड थे, एम्प्लॉय स्टाफ कॉस्ट के रिलेटेड। तो मैं ये लेक्चर को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करता हूँ, फिर टेस्ट योर नॉलेज का तीसरा सम, चौथा सम और 5वां सम एक अलग से लेक्चर में देखेंगे, ताकि ये लेक्चर एम्प्लॉय स्टाफ कॉस्ट का भी कहला सके। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 8000028250। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, मोबाइल एंड व्हाट्सएप 8000028250। ठीक है, इस नंबर में कभी भी आप कॉल कर सकते हो और माहिती ले सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।